हेलो लर्नर्स, कैसे हो आप सब। तो आपको पता है कि सीबीएसई का नया पैटर्न आ गया है जिसमें आपके टर्म 1 एग्जाम ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे, एमसीक्यू बेस्ड होंगे। तो मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के 60 प्लस एमसीक्यू, जिसने बच्चे एक बार थ्योरी पढ़ी है, एक बार पढ़ी है आपकी चैप्टर, एक बार भी पढ़ा है और ऊपर से क्वेश्चन कर लिए। मजाल आपका इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन काट दे। अब आप कहोगे सर हमने तो थ्योरी भी नहीं पढ़ी, हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो आपकी वीडियो अभी देखने आए हैं जब बिल्कुल एग्जाम सर पे है। तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। अगर उन्होंने शिद्दत से ऐसे ही सारे चैप्टर्स की वीडियो सिर्फ एमसीक्यू वाली भी देख ली ना, तो वो भी अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। तो देर किस बात की है, शुरू करते हैं भाई आपके एमसीक्यू का खेल। तो आपका 60 प्लस एमसीक्यू, आपको क्या करना है बच्चे, जैसे ही पहला एमसीक्यू आपके सामने आए आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है। अगर आप बिल्कुल ऐसे ही हर एमसीक्यू के लिए फॉलो करो और फिर देखो आपकी बिल्कुल बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ हम हर सारे एमसीक्यू को करने वाले हैं। तो यहां पे सबसे पहले आपका है कि वन मेटेलिक स्फीयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज। ए है एक मेटल है आपके पास जिसके ऊपर क्या दिया है, पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, ये आपका ए है। उसके बाद कह रहा है कि एक दूसरा बी स्फीयर उसके पास बिल्कुल सेम है, मास सेम है, ठीक है, लेकिन उसको जो है क्या दिया है, बी को नेगेटिव चार्ज दिया है। तो बच्चे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो आप ये बताओ प्लस कब आया है कि इसमें से कुछ गया है, माइनस कब आएगा जब इसके पास कुछ आया है। तो इससे कुछ गया है आपका और इसके पास कुछ आया है, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया है। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का गेन हुआ है और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स लूज किए इसने, ठीक है। तो इसका मास जो है ज्यादा होगा क्योंकि इसने कुछ गेन किया है। तो बच्चे आपका मास ऑफ बी जो है वो ज्यादा होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है सर, आगे बढ़ो। इन जनरल मेटेलिक रोप्स आर सस्पेंडेड फ्रॉम द कैरियर्स टू द ग्राउंड विच टेक इनफ्लेमेबल मटेरियल। आपने जनरली देखा होगा कि जो आपके जो होते हैं बिजली के आपके पोल वगैरह होते हैं, उनसे क्या होता है, एक रोप ऐसे धरती में गड़ी हुई होती है। आप सबको पता, जिसको नहीं पता जान लो, ये किस लिए की जाती है, आपकी अर्थिंग के लिए की जाती है। अर्थिंग के लिए, ताकि आपका एक्स्ट्रा चार्ज सब अर्थ में चला जाए। क्योंकि आपका अर्थ क्या है बच्चे, अर्थ है आपका एक बहुत बड़ा सिंक है। क्या है, सिंक है। इसको जितना चार्ज दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, टू कीप द कैरियर इन कांटेक्ट विद अर्थ। तो सी आपका यहां पे सही हो जाएगा। आगे, इन चार्जिंग बाय इंडक्शन, कह रहा है चार्जिंग बाय इंडक्शन में आपका एक बॉडी जिसको चार्ज करना है वो क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वो आपकी होनी चाहिए। देखो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, विदाउट टचिंग। मान लो एक पॉजिटिव चार्ज ले आए आप किसी बॉडी के पास, टच नहीं किया है, टच किया तो कंडक्शन, रब किया तो फ्रिक्शन, और आपका पास ले आए तो इंडक्शन। तो यहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज पास लाओगे तो इसमें क्या चाहिएंगे आपको, अगर इसको चार्ज करना है तो इसमें चाहिएंगे फ्री चार्ज। और फ्री चार्ज सिर्फ किसके अंदर होते हैं, कंडक्टर के अंदर। तभी तो यहां पे आपका नेगेटिव आ जाएगा और इधर आपका पॉजिटिव इकट्ठा हो जाएगा। इसको बाद में हटा दो या अर्थिंग कर दो तो ये आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन हो जाएगा। तो बॉडी मस्ट भी आपकी क्या होनी चाहिए बच्चे, यहाँ पे कंडक्टर होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर ये पूरा बिल्कुल, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा टेलीग्राम का, फटाफट से ज्वाइन कर लो और वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अब देखो अगला है, चार्ज ऑन अ बॉडी इज Q1। एक बॉडी पे चार्ज है आपका Q1, उसको यूज किया है टू चार्ज अनदर बॉडी बाय इंडक्शन। बेहतरीन एमसीक्यू आपसे पूछ रहा है, यहां पे कह रहा है चार्ज ऑन सेकेंड बॉडी इज फाउंड टू बी Q2। कह रहा है एक Q1 बॉडी को लेके आपका चार्ज कर रहे हैं हम, किसको, Q2 बॉडी को। तो पूछ रहा है आपसे कि चार्जिंग के बाद क्या होगा, ये आपकी चार्ज करने वाली है, चार्ज होने वाली है। तो कह रहा है Q1 बाय Q2। अब एक बात बताओ, जिसने इसको चार्ज किया, क्या ये चार्ज इससे ज्यादा हो सकता है क्या, भले ही कम हो जाए तो आपका क्या होगा,
Q1 आपका हमेशा या तो बड़ा होगा या Q2 के बराबर होगा। तो अगर इनके रेशियो की बात करूं मैं, Q1 अपॉन Q2, इसको इधर ले गया, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, Q1 हमेशा आपका ज्यादा होगा, तो आपका ये रेशियो जो है Q1 अपॉन Q2, अब Q1 बड़ा है तो आपका ये रेशियो अगर दोनों इक्वल हुए तो 1 के इक्वल होगा, और अगर वैसे Q1 बड़ा ही होगा या इसके बराबर होगा तो Q1 बड़ा हुआ तो ये रेशियो आपका क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। तो देखो ये कौन से केस में, और आपका डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो भाई, बेहतरीन। यहाँ पे एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, एक ऑब्जेक्ट है 1 kg का, उसके पास इतने एटम्स हैं, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया हर एक एटम से तो कितना चार्ज होगा 1 ग्राम पे। तो पहले तो बच्चे क्या करेंगे, 1 ग्राम में आपका क्या निकाल लेंगे कि कितने एटम है, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, 1 kg में आपके इतने हैं, तो इसको 1 kg से डिवाइड कर लो, तो आपका क्या हो जाएगा 4 × 10⁻17 इतने एटम्स हैं, और हर एक से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, मतलब आपका इससे एक इलेक्ट्रॉन निकला है। तो आपको पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, चार्ज कितना होगा Ne, एन आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि आपका इतना है, और E आपका एक पे चार्ज जो कि आपका इतना होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये 16 4 आपका क्या हो जाएगा 64, 6.4, और 10 की पावर आपकी क्या हो जाएगी -2, इतना कुलाम। किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या जी, ये रहा बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मामला सेट है यहां तक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक नेगेटिव चार्ज 8 कूलम, सीक्वेंस में एकदम एमसीक्यू, मजा आ जाएगा, वीडियो एंड होते ही आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहा है जो 8 कूलम नेगेटिव चार्ज में होंगे। तो अभी यही फॉर्मूला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, Q = Ne, चार्ज दे रखा आपको 8 कूलम, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का तो आपको पता ही है, एक का चार्ज इतना, तो आपसे ये n की वैल्यू पूछ रहा है, तो n की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 8 को डिवाइड कर दो 1.6 × 10⁻19, तो ये आपका हो जाएगा 16, इसको 5 × 80, तो ये आपका हो गया 5 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। है क्या किसी ऑप्शन में, देखो जरा, है, ये रहा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछ रहा है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, जिसको एप्सिलॉन से दिखाते हैं, इसकी एसआई यूनिट, तो याद करो कूलम्ब्स लॉ। क्या याद करो, कूलम्ब्स लॉ याद करो। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाय r²। तो यहां से आपका इसके पूछ रहा है आपसे डायमेंशन, तो देखो एप्सिलॉन क्या आ जाएगा, तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा F r², सिर्फ यूनिट की टर्म्स में बात कर रहा हूं मैं, ये हो गया Q1 Q2। तो देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन चार्ज का कूलम स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। यहां तक मामला बिल्कुल सेट है। अगला देखो भाई, ये कह रहा है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करता है, अगेन कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है आपका कि फोर्स इनवर्सली वेरी करता है आर के। तो ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, आपको पता है जैसे जैसे आर बढ़ेगा फोर्स घटेगा, मतलब मिनिमम डिस्टेंस फोर्स ज्यादा, और आपका एक्सपोनेंशियली घटेगा। ऐसा कौन सा आपका ग्राफ, सी। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में, मजा आ जाएगा जब पेपर दोगे, सेम टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। अगला देखो भाई, ये कह रहा है आपसे दो चार्ज है +1 माइक्रोकूलम +4 माइक्रोकूलम। पोज करके ट्राई कर रहे हो ना, कर रहे हो ना, ठीक है, खुद से सच बोलना आपको। 2 चार्जेस 1 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम आर सिचुएटेड इन डिस्टेंस। कह रहा उनका फोर्स क्या होगा। बच्चे बहुत दिमाग लगाया होगा इस क्वेश्चन में, लेकिन एक चीज भूल गए कि आपका बेशक आपका 1 माइक्रोकूलम है और ये 4 माइक्रोकूलम है, लेकिन ये फोर्स तो एक दूसरे पे लगा रहे हैं। एक दूसरे पे लगाएंगे तो फॉर्मूला देखो आप क्या होता है, K
Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो आपका ये 1 हो या ये 4 हो या ये 4 हो या ये 1 हो, फोर्स तो सेम आना है, तो रेशियो क्या होगा 1:1। बढ़िया क्वेश्चन था ना, बढ़िया था ना। देखो बच्चे, क्वेश्चन आपने ट्राई जरूर किया होगा, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। क्या कह रहा है इसके अंदर आपका, कह रहा है कि 3 सिस्टम का चार्जेस है, एक और आपका ये 2 तो इक्वल चार्जेस है, क्यू क्यू, और आपका इसके सेंटर में क्यू चार्ज रख दिया। तो बताओ ये इक्विलिब्रियम में होने के लिए चार्ज कैसा होना चाहिए। देखो तीनों के इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है, थोड़ा क्वेश्चन समझना। आपका ये जो है, अब आपको क्या करना है, एक तरीके से इन दोनों को मेन चार्ज मान लो और ये तीसरे को रख रहे हैं, तो मतलब ये इसको जिस फोर्स से रिपेल कर रहा है, अगर ये उतने ही फोर्स से इसको वापस अपने पास रख ले तो मामला सेट हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखो मैं निकालता हूं, अब अगर ये पूरा डिस्टेंस आपका है, पूरा डिस्टेंस मान लिया मैंने 2L है, और ये आधा आपका मान लिया L है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। ये आपको कह रहा है कि जो फोर्स है आपका, ठीक है, जो फोर्स आपका Q की वजह से होगा, Q की वजह से ये होगा KQ बाय आर स्क्वायर, मतलब 2L स्क्वायर 4L स्क्वायर, और छोटे Q की वजह से होगा KQ बाय, अब डिस्टेंस आधा रह गया L स्क्वायर, दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको सोल्व कर लो भाई, K से K कट गया, Q से Q कट गया, आपका L स्क्वायर से L स्क्वायर कट गया, तो Q इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, Q बाय 4। और ये इसको अट्रैक्ट कब करेगा, जब ये खुद आपका नेगेटिव होगा, तो आपका आंसर आना चाहिए -Q/4। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मिस मत करना। इसका आंसर क्या होगा भाई, आपका बी इसका आंसर होगा। अब क्लियर है, ठीक है। अगला देखो, ये कह रहा है भाई इन द फिगर 2 पॉजिटिव चार्ज दे रखे हैं आपको Q2 और Q3, जो फिक्स कर रखे हैं along the y-axis, exert a net electric force in the पॉजिटिव x डायरेक्शन। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है 2 पॉजिटिव चार्ज है Q2 और Q3 जिसको y डायरेक्शन में रखा है, ये एक्सर्ट कर रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन द प्लस x डायरेक्शन ऑन चार्ज Q1, ओके, फिक्स्ड along the x-axis. If a positive charge Q is added at x, 0, the force on Q1। देखो कुछ नहीं भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन बना रखा, बहुत ही छोटी सी बात कह रहा है, कह रहा है ये दोनों तो इस पे काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ तीसरा डाल दिया तो क्या होगा। देखो इसकी वजह से इधर फोर्स आएगा, और पहले ही फोर्स लग रहा था, अब भी उसी डायरेक्शन में है, तो आपका फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। तो फोर्स ऑन Q1 शैल इंक्रीज अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, है क्या, ये रहा भाई, शेल पॉइंट अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो पहले भी उसी तरफ था आपका। देखो अच्छा देखो इसने कह रहा है एक्सर्ट कर रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन द प्लस एक्स डायरेक्शन, ओके, 2 पॉजिटिव चार्ज फिक्स्ड ऑन द लॉन्ग नेट। तो यहाँ पे भाई आपका ये पक्का नेगेटिव होगा, जब ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये इधर की तरफ आपके पॉजिटिव चार्ज इधर कब फोर्स लगाएंगे, जब अट्रैक्ट कर रहा हो, और ये भी इसका मतलब आपका अट्रैक्ट ही करेगा, क्योंकि ये भी तो पॉजिटिव चार्ज है, तो आपका और बढ़ जाएगा प्लस एक्स की तरफ, तो चार्ज शैल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बोलो इतनी सी बात समझे कि नहीं समझे, देखो कैसे घुमा रहा है आपको, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट है भाई, एक फोर्स लग रहा है 2.25 न्यूटन का इतने चार्ज पे, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, याद होगा आपको, कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो आपका फोर्स लग रहा है 2.25 न्यूटन कितने चार्ज पे, 15 इंटू 10 की पावर -4 चार्ज पे। तो देखो 15 का स्क्वायर, तो ये आपका 1.5 हो गया, सॉरी 0.15 हो गया ये तो आपका मामला, और इंटू 10 की पावर 4, तो 0.15 इंटू 10 की पावर 4, इतनी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी न्यूटन पर कुलाम। किसी ऑप्शन में दिख रही है क्या आपको, 2 तो इसमें कट गए आपके, तो ये आपका 1500 न्यूटन पर कुलाम। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बोलो सी। देखो सी ऑप्शन आपका सही हो गया, जी सर बिल्कुल सेट।
आगे देखो भाई, ये कह रहा है एक डायग्राम आपको नीचे दिखाया गया है, तो कह रहा है फील्ड स्ट्रेंथ, इसमें देखो क्या है, तो देखो आपको पी और क्यू दिखाया गया है। ठीक है भाई, देख लिया हमने। तो यहां पे जरा ध्यान दो, पी में से कितनी फील्ड लाइंस आ रही है, 4, और क्यू में से आपकी 3। याद है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला कंसेप्ट? याद है क्या? याद है क्या? तो अब देखो आप समझ जाओ, यहां ज्यादा फील्ड लाइंस हैं आपकी, और दूसरा देखो यहाँ पे, यहाँ पास पास है, पास पास है तो आपकी यहाँ स्ट्रोंग होगी और इस तरफ आपकी क्या होगी, वीक होगी। तो है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? बिल्कुल, ये रहा आपकी, पी पे ज्यादा स्ट्रोंग होगी और क्यू पे कम। ठीक है, ये कह रहा भाई एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज को एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर के पास लाया। सबसे पहले तो फील करो कि प्लस क्यू को एक स्फीयर के पास लाते हो तो क्या होता है, इंडक्शन वाला केस याद करो जरा, इधर आपका नेगेटिव आ जाता है और इधर पॉजिटिव। तो अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, यहां से आपकी यहां कंडक्टर पे ऑलवेज परपेंडिकुलर होती हैं। याद है कि भूल गए आप? याद है कि आप भूल गए? और आपका पॉजिटिव से निकलती हैं तो यहां से आपकी निकलेंगी। तो ऐसा कोई डायग्राम है क्या? हाँ सर, पहला ही है ये। देखो आप, बहुत सारे बच्चे दिन में कंफ्यूज हो गए। तो देखो यहाँ इधर आ रही है इसकी तरफ तब आती जब यहाँ भी नेगेटिव होता है, यहाँ भी नेगेटिव, लेकिन यहाँ होगा कि यहाँ नेगेटिव है आपका और यहाँ पॉजिटिव, क्योंकि आप एक आइसोलेटेड के पास ला रहे हो, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आपका ए इसका राइट आंसर हो गया। पोज करके ट्राई कर रहे हो ना? पोज करके ट्राई कर रहे हो कि नहीं? देखो खुद से झूठ नहीं बोलना बच्चे। यहाँ पे है ए हेमिस्फेयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज, हेमिस्फेयर है यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इट्स डायमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर इज डायरेक्टेड। देखो ये कह रहा है कि आपका एक हेमिस्फेयर है। हेमिस्फेयर कैसा होता है? ऐसा होता है। तो कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इट्स डायमीटर, इसके डायमीटर पे, पॉइंट अवे फ्रॉम द सेंटर, यहां सेंटर से इस तरफ आपकी किधर होगी, किधर होगी? तो आप याद, सेंटर यहाँ पे क्या होगी, इस पे पूरे पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो आपकी कहाँ होगी, यहाँ वाले जो पॉजिटिव चार्ज है इनकी वजह से इधर, ठीक है, इस तरफ होगी आपकी। तो अब यहाँ पे पूछ रहा आपकी क्या होगी। ठीक है, तो आपको देखो अब यहाँ पे आपकी क्या होगी, ये आपको इसका आंसर करना है, सोच समझ के जवाब देना है। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, किसी वजह से इधर है, इसकी वजह से इधर है, तो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे की वजह से कहाँ होती है, ऊपर की तरफ। कहाँ होती है भाई आपकी, आपके पूरा, अगर पूरा स्फेयर होता, देखो ऊपर भी एक आधा स्फेयर होता, उसकी वजह से आती नीचे की तरफ, तो पूरी कैंसल आउट कर देती, इनसाइड अ होलो स्फेयर आपकी फील्ड 0 हो जाती। तो यहाँ पे आपकी पॉजिटिव की वजह से देखोगे करके, ये चार्जेस हैं आपके, देखो करके भी देख सकते हो, रिंग वाला कंसेप्ट याद है, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, और आपकी नेट कहाँ आएगी, इस तरफ, क्योंकि साइन थीटा वाला कंपोनेंट ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सिर्फ ये बचा आपका कोस वाला कंपोनेंट। तो आपकी इस डायमीटर के क्या आ रही है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर टू द डायमीटर, ए इज द राइट आंसर। अगला देखो भाई, ये कह रहा है एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन, कह रहा है द फील्ड एट अ पॉइंट P ऑन द अदर साइड ऑफ प्लेन। बहुत ही सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहा है, तो आपको बस फील करना है कि आपका एक कंडक्टिंग प्लेन है, इसके इधर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो कंडक्टिंग है तो इस पे क्या जनरेट हो जाएगा, माइनस, और इस तरफ आपका क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, इधर इधर आपका हो गया, तो आइसोलेटेड आपका ये चार्ज यहीं रहेगा। तो इस तरफ पूछ रहा आपका फील्ड, तो पॉजिटिव से फील्ड क्या होती है भाई, अवे होती है। तो अब भी आंसर बताने की जरूरत है क्या? ठीक है, तो डायरेक्टेड परपेंडिकुलर एंड अवे फ्रॉम द प्लेन, तो आपका ये इसका आंसर हो जाएगा। अरे सर हमने भी कर लिया था, बहुत ही अच्छी बात है भाई, कर लिया था तो। ठीक है, ये कह रहा है टू इक्वल और अपोजिट चार्ज है ईच ऑफ 2 कूलम,
दो इक्वल और अपोजिट चार्ज है, दोनों 2 कूलम के आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.04 मीटर। तो डाइपोल मूवमेंट पूछ रहा आपकी सिस्टम की। डाइपोल मूवमेंट याद है क्या, पी से दिखाते थे, क्या होता था, एनी चार्ज इनटू देयर डिस्टेंस सेपरेशन, यही था। ये कह रहा दो इक्वल अपोजिट चार्ज 2 कूलम के ऐसे रखे हैं, तो आपकी क्या होगी भाई, कोई भी एक चार्ज पकड़ लो 2 और उनके बीच का डिस्टेंस 0.04, तो ये आपकी होगी 0.08, 0.08 कूलम मीटर। तो आपका किस में है, 8 इंटू 10 की पावर -2। इजी था। आगे देखो, ये कह रहा है what is the angle between the electric dipole moment and electric field strength due to it on equatorial line। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे भाई आपसे, कंसेप्ट एमसीक्यू में निचोड़ लेगा कंसेप्ट। देखो ये कह रहा है आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इक्वेटोरियल पे क्या एंगल होता है, याद करो इक्वेटोरियल वाला कंसेप्ट आपका इस पॉइंट पे कहाँ होती थी, अगर ये आपका नेगेटिव है ये पॉजिटिव, तो आपकी वो डाइपोल मूवमेंट तो होती थी नेगेटिव से पॉजिटिव इस तरफ, और आपकी इसकी वजह से फील्ड कहाँ आती थी, इधर। एक्सियल में क्या होता था, एक्सियल में इधर अगर आपका P है तो इधर ही आती थी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें इधर P तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रहेगा एंगल कितना है दोनों में, 180 डिग्री, यहाँ कितना है 0 डिग्री, तो आपका C हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखो, इलेक्ट्रिक चार्जेस Q -2 आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पहले समझो कह क्या रहा है, वो कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस पे आपने क्या रख दिए, चार्ज रख दिए Q और आपका -2Q। तो कह रहा है कि बताओ साइड L है, तो कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बताओ क्या रहेगी। तो देखो दो डाइपोल बन रहे हैं, दो डबल डाइपोल है आपका, डबल डाइपोल, एक आपका इधर बनेगा, इसको दो टुकड़ों में तोड़ लो, -Q, इसको एक मानो, इसको एक मानो, तो आपकी इसकी वजह से नेगेटिव से पॉजिटिव इधर P, इसकी वजह से इधर P, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री। तो आपका क्या हो जाएगा, लो लगाओगे आप तो a² + b² एनालिटिकल मेथड वेक्टर का प्लस 2PAB cos 60 डिग्री। cos 60 आपका क्या होता है भाई, 1/2, तो 2 से 2 कट गया आपका, p² + p² + p², तो √3p², यह आपका आ गया √3p। अब सर p की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी, p की वैल्यू यहां निकलेगी आपकी, क्या आ जाएगी p की वैल्यू, आपका p की वैल्यू क्या आएगी, q × l, तो आपका क्या आ गया भाई, √3 और बाहर QL। बिल्कुल, देखा कितना इजीली हमने कर दिया, अच्छा क्वेश्चन था भाई। अगला देखो, ये कह रहा है कि एक फिगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा रहा है इन विच इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड, कौन सी स्टेटमेंट सही होगी। तो जरा ध्यान दो बच्चे, आपने जो केस पढ़ा हुआ है वो क्या है कि आपकी फील्ड क्या होती है, फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म। यहां तो यूनिफॉर्म नहीं है, आपकी ये दूर दूर जा रही है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है। तो आपका ये क्या करेगा बच्चे, ये आपका फोर्स महसूस करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। यूनिफॉर्म में आपका फोर्स 0 होता है, क्या होता है बच्चे, यूनिफॉर्म में आपका फोर्स 0 होता है और टॉर्क लगता है, लेकिन ये तो नॉन यूनिफॉर्म है, तो फोर्स लगेगा आपका, फोर्स लगेगा आपका। कैसे लगेगा जरा ध्यान दो, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, इधर क्या है बच्चे आपका पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव, तभी तो फील्ड लाइंस इधर जा रही हैं, तो ये नेगेटिव इस तरफ अट्रैक्ट होगा आपका, ठीक है, इस तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि इधर आपकी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इधर वीक है, तो इस पे फोर्स, नेट फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि इस पे ज्यादा लग रहा है, इस पे कम लग रहा है, तो आपका कैंसिल नहीं कर पा रहा, तो टुवर्ड्स आपका लेफ्ट की तरफ लगेगा। तो सी इसमें बच्चे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, आप नहीं सोच पाए थे ये वाला केस, नहीं सोच पाए थे क्या, बताओ। ठीक है, अगला देखो,
पहले आपको क्या करना है बच्चे, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले आपको पोज करके क्या करना है, खुद से ट्राई करना है। खुद से जब तक ट्राई नहीं करोगे वो बात आएगी ही नहीं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कह रहा है इन इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, इतना इजी क्वेश्चन, टॉर्क का फॉर्मूला पूछ रहा है, याद है क्या, क्या होता था, पीई साइन थीटा। सर जी रट गया, ये आपका P क्रॉस E होता था, तो P क्रॉस E आपका कहाँ है, ये रहा वेक्टर, और लगा देते मजा आ जाता, ठीक है। E क्रॉस P नहीं, सेम नहीं होता, याद करो डायरेक्शन का फर्क होता है, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है। कुछ कहेंगे सर इनमें क्या फर्क है, बच्चे आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में E से P जाने में और P से E जाने में आपकी डायरेक्शन ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है, तो आपके मार्क्स भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, यहाँ पे आपका है इलेक्ट्रिक डाइपोल P इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड E, तो किस एंगल क्या होगा P और B के बीच में कि टॉर्क आपका मैक्सिमम हो। तो याद करो टॉर्क वाला केस आपका क्या था, ये आपका एक डाइपोल, ये दूसरा, ठीक है आपका। अब देखो टॉर्क का फॉर्मूला ले लो, केस भी मत याद करो, क्या होता है PE साइन थीटा, मैक्सिमम पूछ रहा है, साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, 90 डिग्री पे, तो आपका 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। आंख मीच के मत लगाना, बस आंख खोल के ही लगा देना, ठीक है। कितना लगा दोगे, 90 डिग्री लगा दोगे, क्या लगा दोगे, 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन पहले क्या करना है, खुद से ट्राई करेंगे सर, फिर आपसे पूछेंगे। आपसे पूछना क्या है, वीडियो प्ले कर लेंगे, अभी तक पॉज की हुई थी। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट पूछ रहा है, SI यूनिट, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। E की क्या होती है सर, न्यूटन पर कूलाम्ब होती है, और ds की मीटर होती है, तो न्यूटन मीटर पर कूलाम्ब, कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, न्यूटन मीटर पर कूलाम्ब। पर सर ये तो आपका एरिया होता है, एरिया होता है तो सर मीटर स्क्वायर लगाओ, मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब, बिल्कुल आपका C सही आंसर हो जाएगा। क्या हुआ, आपको भी पता था ये तो। देखो ये कह रहा कंसीडर द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एंड स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज शोन इन द फिगर। अच्छा कह रहा है कॉन्फ़िगरेशन मान लो, ये वाली मान लीजिए। फिर कह रहा है व्हेन कैलकुलेटिंग द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द स्फेरिकल सरफेस, कह रहा द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू, कह रहा है व्हेन कैलकुलेटिंग द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द स्फेरिकल सरफेस, तो कह रहा है स्फेरिकल सरफेस की फ्लक्स जब नापेंगे हम, मेजर करेंगे, तो किसकी वजह से होगी, बताओ किसकी वजह से होगी। तो जरा ध्यान दो बच्चे, यहां पे आपको ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, देखो अब ये पूछ रहा है आपसे, अब देखो आपका, अब यहां पे थोड़ा सा ये आपका कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या समझना पड़ेगा, आपको ये लग रहा होगा कि सिर्फ अंदर एनक्लोज चार्ज ये तो जीरो हो गया, तो आपकी फ्लक्स होनी ही नहीं चाहिए। तो जरा ध्यान दो बच्चे, यहाँ पे ये Q2 इसके साथ भी तो इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, और Q2 इसके साथ भी तो इंटरेक्ट कर रहा है। Q2 के लिए तो ये चार्ज है ना, तो यहां से ये लाएगा ना, और ये आपका इधर है, ये इसकी फील्ड को थोड़ा काटेगा कि नहीं काटेगा, तो इससे भी अफेक्ट हो रही है फील्ड, इससे भी अफेक्ट हो रही है, और इसकी तो है ही। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल द चार्जेस, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। स्फेरिकल सरफेस में सारे चार्जेस, जितने भी चार्ज होते हैं उसके आसपास बच्चे, सबकी वजह से आपकी फ्लक्स होती है। अगर सिर्फ अंदर के चार्ज होते तो हम जीरो कह सकते थे। समझ गए आप बात, समझ गए, क्योंकि इसने सारे चार्ज एनक्लोज ही नहीं किए, ठीक है। तो आपका ये पूरी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए पूछ रहा है, ठीक है, और स्फेरिकल सरफेस के सरफेस पे पूछ रहा है, तो इसकी वजह से भी तो होगी, ठीक है। तो आपका इसका C होगा आंसर, ध्यान रखो। ये आपका भाई कह रहा है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज से जिसको हवा में रखा है,
हवा में रखा, उसमें से कितना होगा भाई आपका, कितना होगा, या उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, बता दो जरा। पहले पोज करके क्या करना है बच्चे, आपको खुद से आंसर करना है। तो लगा दो गॉस लॉ, ज्यादा क्यों सोचना। गॉस लॉ क्या कहता है कि आपका जितना चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है आपका, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो 1/एप्सिलॉन नॉट माइनस बी, राइट आंसर। अरे सर ये तो बहुत इजी था, चलो आप ही मुश्किल बना रहे थे। ये वाला देखो, कह रहा है ना सिस्टम एन इलेक्ट्रिक डाइपोल रखे क्लोज सरफेस में, कितनी फील्ड निकलेगी। भाई साहब कितना गजब क्वेश्चन पूछ लिया उसने, कितना गजब क्वेश्चन पूछ लिया। लेकिन हम तो एमसीक्यू वाली वीडियो देख के आए हैं, मतलब अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। एक बात बताओ, एक एनक्लोज सरफेस में डाइपोल होता क्या है, इक्वल और अपोजिट चार्ज का कॉम्बिनेशन। तो एक डाइपोल की वजह से क्या हो गया, जीरो। अभी अभी बताया था कि अगर अंदर होता ना सिर्फ इतना, तो हम भी जीरो कह देते भाई, वो बाहर वाले Q2 ने काम खराब कर दिया हमारा। तो इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा, तो सबको ऐड करोगे तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो फिलक्स विल बी जीरो, फिलक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये सर ये अच्छा हुआ, शुरू के 3 को ऑप्शन तो हटा ही दो। ये कह रहा है भाई द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग होलोस्फेयर, एक कंडक्टिंग होलोस्फेयर के आपके इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है उसके सरफेस पे इतनी, अच्छा उसका रेडियस दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ सेंटर पे। भाई साहब एमसीक्यू ऐसे ही आएंगे, कॉपी पेन लेके बैठे हो, सोल्व कर दिया क्या, सोल्व कर दिया, कितना आ रहा है बताओ, इनमें से कितना आ रहा है। अरे कुछ बच्चे जिनको पता चल गया होगा वो सोच रहे होंगे सर क्यों मजाक कर रहे हो, यहाँ पे तो जरा ध्यान दो भाई, होलोस्फेयर है, होलो कंडक्टर है, होलो के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ये कंसेप्ट बांध लो, ये कंसेप्ट बिल्कुल पेपर में आने वाले हैं एमसीक्यू में। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ होलोस्फेयर या कंडक्टर विल बी जीरो, कंडक्टर के तो अंदर ही जीरो होती है, भूल गए क्या, तो निकालनी नहीं है, पेन तो उठाना ही नहीं था क्वेश्चन में, उल्लू बना रहा था आपका, और आप में से कुछ बन भी गए होंगे। फिर ये कह रहा है द सरफेस डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियाई आर इक्वल द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज। तो सरफेस डेंसिटी रेडियाई R1 है, सरफेस डेंसिटी सेम है, तो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे, कहां पे, सरफेस पे। क्या होलो वाले सारे फॉर्मूले याद हैं क्या, होलो वाले सारे फॉर्मूले आपको याद हैं क्या, ग्राफ तो याद होगा, ग्राफ तो याद होगा, नहीं याद। अरे बच्चे ये वाला ग्राफ तो याद कर ही लो आप, होलो ही है आपके सिलेबस में, होलो ही है। क्या कह रहा है ये आपसे, ये कह रहा है कि ये होलोस्फेयर है, तो आपका क्या होगा, ये रेडियस है इसका R, ये रेडियस है R, ठीक है। तो आपका क्या होगा बच्चे, ये होगा आपका यहां से R तक तो जीरो, होलो है ना, होलो 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 है ना, ठीक है, कंडक्टर ही है तो एक ही बात है, अंदर क्या हो जाएगा जीरो, यहां तक क्या रहेगा आपका, जीरो रहेगा मामला। उसके बाद सरफेस पे आपका हो जाएगा आर के आपका सबसे मैक्सिमम, और उसके बाद आपका घटता चला जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो आपका सरफेस पे पूछ रहा है, ये सरफेस पे पूछ रहा है, अंदर नहीं पूछ रहा। इनसाइड आपका जीरो होता है और आपका आउटसाइड क्या होता है, इनवर्सली टू R²। और इसी को जब हम R के बराबर रख देते हैं तो ये आ गया था 1/r²। तो उल्टा चल रहा है, तो आप देख लो अब खुद ही, E1/E2 क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, उल्टा कर दो, R2/R1 का स्क्वायर। तो है क्या कोई ऑप्शन, R2/R1, बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत, बोलो, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे या नहीं होगा।
बोलो, कुछ बच्चों ने बात पकड़ ली होगी, जिन्होंने कंसेप्ट पढ़े हैं उन्होंने बात क्या पकड़ ली कि सर ऊपर भी तो एक आर होता है, ऊपर वाला आर कैसे खा गए सरफेस, सरफेस पे बताओ। बिल्कुल भाई, आपका ये वो आपका उसमें होता है, याद कर लो, सॉलिड स्फेयर में। बिल्कुल सही है आपका जो भी ये कह रहे हैं। ठीक है सर, आपको कैसे पता हम कह रहे हैं? मुझे पता है भाई क्या कह रहे हो तुम। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा कितना? अरे अब भी नहीं समझे क्या? इतनी देर से क्वेश्चन क्यों खोले हुए हूं मैं? अरे दिमाग की बत्ती जलाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। उसने क्या कहा है? सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है? इक्वल है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल हो गई तो आपकी क्या होगा? दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी? सेम होगी। अरे फॉर्मूला बिल्कुल नहीं याद क्या आपको? फॉर्मूला बता दूं क्या? ये चार्ज की टर्म्स में था, याद करो। चार्ज की टर्म्स में होता आपका Q/4πε0 आर स्क्वायर, और आपका डेंसिटी की टर्म्स में σ/ε0। अरे भैया कहीं ये आर पे डिपेंड भी कर रहा है? आर पे डिपेंड ही नहीं करेगा तो ये आपका गलत होगा। दिस इज नॉट द आंसर। ऐसे एमसीक्यू में आपको फंसाएगा, फिर बोलोगे सर गलत हो गया, दोनों की सेम होगी। 1:1 इज द राइट आंसर। समझ गए? आगे बढ़ो। ये कह रहा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर इज, एक चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर फ्लक्स क्या होगा? चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर है, सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है। याद है क्या उसकी प्रॉपर्टी कंडक्टर की, कि सारा चार्ज आपका कहाँ जाता है? सरफेस पे। तो यहां पे अब वो आपसे पूछ रहा है कि इनसाइड क्या होगा और आउटसाइड क्या होगा। तो आपका अंदर तो भैया फ्लक्स क्या होगा? जीरो। अंदर फ्लक्स जीरो, सरफेस पे गए मैक्सिमम, फिर आपका क्या होगा भाई? ज्यादा हो जाएगा। तो आपका मैक्सिमम कहां होता है? सरफेस पे। अभी बताया था E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो आर सबसे कम सरफेस पे, अंदर तो जीरो है ही, उसके बाद आर जैसे जैसे बढ़ेगा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम, फ्लक्स कम। तो जीरो इनसाइड द स्फेयर एंड आउटसाइड द स्फेयर इट डिक्रीजेज, है क्या? इट decreases out the sphere with increase of distance, maximum inside zero inside the sphere, decreases outside the, हाँ सी आपका भाई बिल्कुल सही आंसर है। सारे ऑप्शन पढ़ोगे तो सी इज द राइट आंसर। अगला देख लो भाई, ये कह रहा है रेडियस ऑफ अ होलो स्फेयर इज आर एंड अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ होलो स्फेयर। एक होलो स्फेयर का रेडियस आर है और उसके सेंटर पे क्या रखा है बच्चे? चार्ज रखा है Q। ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द स्फेयर बिकम्स हाफ एंड चार्ज आल्सो बिकम हाफ, एमरजेंट फ्लक्स क्या होगा? ये पूछ रहा है आप लोगों से। एमरजेंट फ्लक्स पूछ रहा है कि क्या होगा अगर आप रेडियस को भी हाफ कर दो और उसके चार्ज को भी हाफ कर दो। पहले पोज करके खुद से ट्राई करना है, लगातार मत देखो, मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पे भाई देखो, आपका पहले क्या था? फ्लक्स आपका होगा कितना? गोस लॉ से Q/ε0। रेडियस हाफ करने से कतई फर्क नहीं पड़ रहा, बीच में रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हाफ कर दिया तो सर ये आपका इससे दिक्कत हो गई, आपका हाफ हो जाएगा। तो आपका नया क्या हो जाएगा? Q/2ε0। कतई इजी क्वेश्चन था। अगला देखो, कह रहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, सबसे ज्यादा किस में होगा फ्लक्स? पोज करके बताओ बताओ क्या होगा। आप में से कितने हैं जो हर क्वेश्चन को पोज करके कमेंट में बता रहे हैं? उनका पता चलेगा ना कितना सही है कितना गलत है। चेक हो जाएगा, कॉपी पे लिख के देख लो, पता चल जाएगा कहाँ स्टैंड कर रहे हो। अरे गोसलो लगा देते। गोसलो क्या कहता है भाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनता है एमसीक्यू। क्या कि आपका शेप पे फर्क नहीं पड़ता, शेप पे
फर्क नहीं पड़ता, ना ही एरिया पे पड़ता, आपका सिर्फ अंदर चार्ज कितना एनक्लोज है इस बात पे फ्लक्स डिपेंड करता है। तो सबसे फ्लक्स बराबर रहेगा क्योंकि सबसे चार्ज है बराबर, तो डी आंसर हो जाएगा। बोलो कितनों का सही था, कितनों का सही था? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल सिल्वर डॉलर टू गिव इट अ चार्ज ऑफ इतना। भाई इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि इतना चार्ज देने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। तो देख लो कि इतने चार्ज, सिंपल सा क्वांटाइजेशन लगाना है, कुछ भी नहीं करना। तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है तो लगा दो 2.4/1 का कर दो इंटू 10 की पावर -19। तो ये आपका होगा 8 2 जा 8 3 जा 1.5 इंटू 10 की पावर 19 आपके इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे। बी इज द राइट आंसर। कितनों का आ गया था? कितनों का यही आया था? है कोई जिसका यही आया था? हाँ जी सर, हमारा आया था। तो जिनका आया था भाई उनके लिए बहुत ही बेहतरीन। अगला देखो, अगला कह रहा है टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फेयर्स हैविंग चार्जेस इतना इतना आर प्लेस्ड विद देयर सेंटर्स आर डिस्टेंस अपार्ट। तो कह रहा है दो आइडेंटिकल मेटेलिक स्फेयर हैं जिनका चार्ज इतना इतना है, उनको इतने दूर रखा है। तो बताओ उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा अगर उन चार्जेस को कांटेक्ट में लाया गया और फिर दोबारा वहीं रख दिया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। समझो, पहले आपका एक स्फेयर ये था, एक ये था, +4 Q और -2 Q, और उसने एक बात बोली आइडेंटिकल नहीं बोलता तो ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता था। तो अगर इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है तो क्या आएगा भाई? K Q1 Q2 8Q² ठीक है। नया फोर्स पूछ रहा है कब? जब इन दोनों को मिला दिया। मिला दोगे तो क्या होगा भाई? आपका ये -2 से +2 कट जाएगा, फिर आपका 1 जो बचेगा वो बट जाएगा। ठीक है, दोनों में इक्वल चार्ज हो जाएगा, 4 और 2 2, दोनों में 1 1 हो जाएगा। तो आपका फोर्स आ जाएगा KQ²/R²। तो आपसे पूछ रहा है रेशो क्या हो गया? देखो, घट के 8 गुना कम नहीं हो गया? खुद ही बता दो मुझे, 8 गुना किस ऑप्शन में दिख रहा है? अब भी नहीं बता पा रहे। ठीक है, कितना हो गया भाई आपका? ये F/8 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। कतई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर तैयार हो जाएगा वीडियो के खत्म होते होते। ये कह रहा है इन द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस चार्ज Q2/Q1 इज गिवन बाय। अच्छा, कह रहा है कि इन द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है, इन द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस कह रहा है Q2/Q1 निकालो। तो भाई यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्ज तो नहीं दे रखा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मान लो आपका, वैसे जरा ध्यान दो आप, एक ही ऑप्शन सही बनेगा आपका। देखो ध्यान दो, एक ही ऑप्शन सही बनेगा। नीचे दे रखा है कि R21 का मतलब है 2 फाइनल है और 1 माइनस है। तो देखो 2 पे निकाल रहे हो 1 की वजह से, तो क्या R21 माइनस ही आएगा? सही बात है। ये वाला तो क्यूब, ये वाला क्यूब, बेशक काट दो क्योंकि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R² होता है। ठीक है, और आपका अब देखो यहाँ पे R21 है, मतलब आप 2 पे निकाल रहे हो 1 की वजह से, तो आपको नहीं लगता 1 - 2 होना चाहिए? कुलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म नहीं पढ़ा? तो R12 आना चाहिए यहाँ पे। अगर R12 आ जाता तो ये सही हो जाता, लेकिन माइनस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है R12 ही है इसका मतलब माइनस के साथ। तो आपका B इसका सही आंसर हो जाएगा। बोलो जहर, समझ गए हम बिल्कुल। देखो भाई, ये कह रहा है कि चार्जेस Q1 Q -Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। F1 F2 3 जो है वो क्या होगा? इतना इजी क्वेश्चन है, पोज करके फिर भी ट्राई नहीं कर रहे। क्यों ना कर रहे भाई तुम? ये Q, ये Q, ये -Q। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या लगेगा? F1 आपका कोई भी मान लो, रिस्पेक्टिवली तो दे नहीं रखा, हमको बस ऐड ही करना है। तो देखो ये इस पे कितना लगाएगा भाई? ये इसको इधर की तरफ रिपेल करेगा।
ठीक है, किसी एक पे निकाल लो, ये इस पे क्या करेगा, ठीक है, किसी एक पे निकाल लो, फोर्सेस ऑन द चार्जेस रिस्पेक्टिवली। ओके ओके, एफ क्यू वन क्यू टू आर प्लेस्ड एट वर्टिसेस इफ F1 F2 F3 आर द फोर्सेस ऑन द चार्जेस, ठीक है। अच्छा, तो हो भाई साहब, मैंने ही क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, कितना क्या पूछ रहा है ये, मतलब आप ये देखो पूछ क्या रहा है आपसे, ठीक है, पूछ क्या रहा है आपसे, उल्लू बना रहा है, उल्लू। कैसे, कह रहा है इस पे जितने फोर्स लग रहे हैं, इस पे फोर्स कहां लगेगा भाई, ये रिपेल करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। एक बात बताओ, इस पे किसकी वजह से लगेगा, इसकी और इसकी वजह से, इस पे किसकी वजह से, इसकी और इसकी वजह से, इस पे इसकी वजह से और इसकी वजह से, तीनों को जोड़ दोगे, ओवरऑल सिस्टम तो किस में है, इक्विलिब्रियम में। ओवरऑल सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में, और इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स क्या होता है बच्चे, जीरो। उल्लू बना रहा है, उल्लू, एमसीक्यू में आधा उल्लू बनाएगा, जो ये सोचेगा मुश्किल है, वो इन फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में से आपका तुक्का मारेगा, जो कि गलत होगा, गलत। ये बता दो फटाफट से, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट पूछ रहा है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सब एक ही बात है, सब एक ही बात है। तो आपसे कह रहा है इसकी यूनिट बता दो, जब से तो कर रहे हैं, न्यूटन पर कूलम फॉर्मूला भी बताया था कि फोर्स पर यूनिट चार्ज आपका होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भैया कहां है ऑप्शन, सी है ऑप्शन। ऐसे यूनिट पे भी एक एमसीक्यू पक्का आएगा। ये कह रहा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक सिस्टम ऑफ चार्जेस किस पे डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड नहीं करती, ये पूछ रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोजीशन ऑफ चार्जेस भाई करती है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एट विच द चार्ज इज प्लेस्ड, तो डिस्टेंस पे भी करती है भाई। वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज टू फाइंड द फील्ड, अरे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते तो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो इसको तो काट ही देते हैं हम, इसका तो यूज ही नहीं करते। टेस्ट चार्ज चाहे छोटा ले लो बड़ा ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है, कट जाता है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा, सेपरेशन ऑफ चार्जेस पे भी करेगा सिस्टम में जो है। अगला है भाई, फॉर द डाइपोल शोन, आपको एक डाइपोल दिखाया गया है, तो आप ये बताओ इसमें डाइपोल मूवमेंट क्या होती है। डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला एनी वन चार्ज इनटू उनके बीच में सेपरेशन, तो यहाँ पे चार्ज है Q, सेपरेशन है 2a, तो Q इंटू 2a किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या। और P कैप आपसे पूछ रहा है, ये भाई इसने डबल डायरेक्शन देके थोड़ा सा उलझा दिया, ये P कैप की थोड़ी डायरेक्शन वो दे दी इसने, ठीक है। अब भाई इसको एक डायरेक्शन मानना पड़ेगा आपको, या तो P को इधर मानो या उधर मानो, दोनों तरफ मानोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर सही नहीं आएगा, आप बता ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसको मैं मान लेता हूं कि आपका ये इधर है, ठीक है, ये वाला काट लो, तो उधर है तो भाई आपकी माइनस से पॉजिटिव होती है, तो पी कैप की डायरेक्शन में आएगी, तो आपका ए आंसर आ जाएगा। अब कुछ कहेंगे कि सर हम तो इसको ये वाली मानेंगे, तो ये वाली मानने वालों के लिए आंसर ये आ जाएगा। अब तो खुश हो, वाह सर। ये देखो भाई, गॉस लॉ किसके लिए ट्रू होता है, जब आपका फोर्स कैसे वेरी करे, अरे कूलम्ब्स लॉ तो फॉलो करवाओगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अरे सर बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो आप तो। देखो भाई, सारे क्वेश्चन हम कर देंगे, जब ये वीडियो खत्म होगी ना आप खुद देखना, फर्स्ट चैप्टर रेडी हो जाएगा। ये कह रहा फॉर अ गिवन सरफेस आपका ई डॉट डी एस आपका क्या है, जीरो है, मतलब फ्लक्स जीरो, कुल मिला के क्या कह रहा है, फ्लक्स आपका जीरो है। तो हम क्या कर सकते हैं इतना लिख के ही आपका सोल्व हो गया, सी आपका आंसर है, फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज जीरो। ऑप्शन ही नहीं पढ़ने भाई मुझे तो। ये है अ चार्ज ऑन अ स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज इतना, वाइल चार्ज ऑन अ स्फीयर ऑफ 5 सेंटीमीटर इतना। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, फॉर्मूला याद है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का, ड्यू टू अ होलो स्फीयर आउटसाइड क्या था, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर।
तो आपका ये तो कांस्टेंट है, सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, Q बाय आर स्क्वायर पे। तो आपको रेशियो निकालना है। अरे सर करवा दो, करवा रहे हैं भाई, बिल्कुल करवा रहे हैं आपका। देखो ये आपका क्या हो गया, पहले की निकालोगे तो ये आ गया 2 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, और आपका 1 मिनट, रेडियस आपका 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर पे, अच्छा डिस्टेंस ये 10 सेम। अच्छा भाई बढ़िया, गजब, रेशियो निकालना ना, ठीक है। तो E1 अपॉन E2 कर दो। E1 की वजह से क्या होगा, Q आपका 2 माइक्रोकुलम, यूनिट सेम रहने दो। ये आपका 2 तो ये हो गया, और आपका 10 और हो गया, 12 का स्क्वायर, सेंटीमीटर में रहने दो, सबकी यूनिट जब सेम है तो। उसके बाद ये आपका कितना है इस पे, 5 माइक्रोकुलम, और ये आपका 5 है, तो 10 + 5 15 का स्क्वायर। तो देखो यूनिट तो सारी कट जाएंगी, मामला सेट हो जाएगा आपका। तो लेकिन ये दिक्कत क्या आ गई आपकी, अब ये आ गया 144 नीचे, 2 15 का स्क्वायर आपका 225, और नीचे आ गया आपका 5 और 12 का 144। तो ये 5 से काटोगे, 5 4 जा 20, 45, 2 से काटोगे, ये आपका आ गया 72, 45/72। अरे सर 3 से कट रहा है, काट दो भाई, ये आपका हो जाएगा 15 3 जा 45, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12। अरे सर फिर से कट रहा है, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24, 5:8। अरे ऑप्शन में ही नहीं है। 1 मिनट, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ डिस्टेंस दिस फ्रॉम द स्फीयर। कहाँ गड़बड़ हुई है, कहीं गड़बड़ हुई है क्या, बिल्कुल हुई है। कहाँ हुई है देखो जरा, 15 3 जा 45 आपका, 24 3 जा ये, 5 3 जा 15, 8 3 जा 24। गड़बड़ तो आपकी कहीं नहीं, यहां हुई है क्या, 5 4 जा 20, और आपका 5 5 जा 25, ये आपका 72। तो बच्चे गड़बड़ कहाँ हुई है, जरा एक बार आप भी देख लो, जरा आप भी देख लो कहाँ गड़बड़ हुई है, एक बार आप भी देख लो कहाँ गड़बड़ हो रही है। देखो देखो, फिर से देख लें क्या, आर का स्क्वायर नहीं किया क्या, किया तो है, Q बाय आर का स्क्वायर आपका E1 2 वाले का 2 सेंटीमीटर रेडियस है, इसका 5 सेंटीमीटर है, तो सेंटर से ही तो लेंगे। एक में 15 आ जाएगा, एक में आपका 12 आ जाएगा। बताओ बताओ भाई, कहीं गड़बड़ हो रही है क्या। 2/12 का स्क्वायर 144, 15 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 225 ही तो होता है, 45 आपका, और ये 2 का 72। ये आपका डिवाइड में ये ऊपर, भाई बिल्कुल तो सही है, मुझे तो कहीं दिख नहीं रही भाई यहाँ पे गड़बड़। आपको लग रही हो तो बता देना, मैं फिलहाल के लिए इसका आंसर कर रहा हूं आपको 5:8। ठीक है भाई, आप एक बार करेक्ट कर देना कि अगर आंसर में कहीं पे हमने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है तो। बिल्कुल भाई, आपका 5/15 लिया है और आपका 2/12 लिया है, तो एक बार देख लेना भाई, मेरा ये आ रहा है, अगर कहीं मैं कैलकुलेशन में गलती कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी क्वेश्चन यहीं देख रहा हूं, पहले से करके नहीं देखे मैंने, ठीक है, क्योंकि इजी इतने एमसीक्यू है, ठीक है। तो आपका ये एक बार आप लोग देख लेना भाई, ठीक है, बता देना कहीं गड़बड़ हो रही है तो। आउटसाइड द पूछ रहा है ना, आउटसाइड द स्फेयर पूछ रहा है ना आपसे, आउटसाइड द स्फेयर पूछ रहा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10। ओहो हो भाई साहब, कितनी कैलकुलेशन बढ़ा दी हमने, कितनी कैलकुलेशन बढ़ा दी, देखो खाम खा की। ये आपसे कह रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फेयर, आपका 10 है, तो डिस्टेंस का तो मैटर ही नहीं है, खाम खा की कैलकुलेशन कर दी भाई। ये पूरी कैलकुलेशन कुछ नहीं करनी है आपको, देखो देखो सिर्फ क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पे, जो डिस्टेंस तो सेम है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अरे भाई साहब इतना इजी क्वेश्चन, Q1/Q2 क्या आ गया, 2 माइक्रोकुलम, 5 2:5 क्या कर दिया भाई साहब क्वेश्चन में,
क्या कर दिया, अभी ध्यान गया कि डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है सेंटर से, मुझे लगा कि आपका सरफेस से है। तो देख लो मैंने एक क्वेश्चन की टाइप और करवा दी है कि सरफेस से होगा आपका, तो क्या होगा, रेडियस ऐड कर लेना। ठीक है, लॉ कह रहा है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेपरेशन। पढ़ते पढ़ते याद आना चाहिए निकम्मो, कूलम्ब्स लॉ है, पढ़ते पढ़ते याद आना चाहिए। ये कह रहा है प्लास्टिक रोड को फर के साथ रब कर दिया, प्लास्टिक रोड को फर के साथ रब कर दिया। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है भाई, क्योंकि एनसीईआरटी में आपका बता रखा है। ठीक है, कि आपका प्लास्टिक को रब करते हैं तो क्या होता है और ये सब क्या होता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब प्लास्टिक रोड को रब करोगे, प्लास्टिक रोड को रब करना है किससे, फर से, प्लास्टिक रोड और फर को रब किया है, तो इस केस में आपका जो प्लास्टिक रोड है इस पे चार्ज आता है नेगेटिव, तो इस पे कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा बच्चे। कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब कह रहा है ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क, तो ग्लास रोड है तो ग्लास रोड पे आपका हमेशा चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, और सिल्क पे आपका नेगेटिव आता है। अपने नोट्स में लिख लो, अगर आपको नहीं पता था ये कि ग्लास रोड पे पॉजिटिव आता है और इस पे नेगेटिव, तो आपका ग्लास रोड और प्लास्टिक रोड क्या करेगी, दोनों अपोजिट चार्ज हैं तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अगला कह रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज दो बॉडीज के बीच में कैसे प्रोड्यूस कर दिया जा सकता है, उनको चिपका के ना, ऑयलिंग ना, रबिंग से ही कर सकते हैं भाई। दो अनचार्ज बॉडी को चार्ज इकलौता तरीका है, ये भी नहीं होगा, रबिंग इज द आंसर। यहाँ पे भाई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ यही तो कहता है। डिस्टेंस बिटवीन देम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लीकेशन। सिर्फ ए सही है आपका, यहां पे इनवर्सली होता तो सही हो जाता। ठीक है, तो यहां पे भाई अगला देखो, ये कह रहा है बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि क्या उस पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, नहीं, उस पे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव से ज्यादा है। पॉजिटिव चार्ज हैज बीन न्यूट्रलाइज बाय नेगेटिव चार्ज, नहीं न्यूट्रलाइज कर देता तो चार्ज क्यों होता। क्वांटिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज इज मोर देन पॉजिटिव चार्ज, ये सही है भाई आपका। पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्प्लेस होता तो ओवरऑल तब भी आपका न्यूट्रल रहता, लेकिन आपका नेगेटिव चार्ज ज्यादा है इसलिए वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। बॉडी कंडक्शन से चार्ज होगी तो क्या होगा, कंडक्शन से चार्ज ट्रांसफर होता है आपका। मान लो देखो पॉजिटिव बॉडी लाए, अब समझो क्या होता, पॉजिटिव बॉडी लाए तो इसको क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे चला जाएगा, मतलब इससे आपके इलेक्ट्रॉन्स इधर भागेंगे। ठीक है, तो मास क्या हुआ, डिक्रीज। अब डिक्रीज पे लगा के भाग मत आना, पहले पूरा सुन लो। नेगेटिव लाए तो क्या हुआ, नेगेटिव लाए तो आपका क्या हुआ भाई, आपका इसको क्या कर दिया उसने, नेगेटिव चार्ज कर दिया, ट्रांसफर गया इधर नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन्स चले गए, मतलब मास आपका इंक्रीज हो गया। तो मैं तो नहीं बता सकता कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज, लेकिन कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा, तो इंक्रीज या फिर डिक्रीज। अगला देखो भाई, ये कह रहा है हेमिस्फेयर है यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट डायमीटर अवे। बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है तो देख लो, इंपॉर्टेंट है आपका, परपेंडिकुलर बताया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमेशा कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस इफ पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट, डिसकंटिन्यूअस ओनली इफ देयर इज अ नेगेटिव चार्ज एट दैट पॉइंट, डिसकंटिन्यूअस देयर इज अ चार्ज एट दैट पॉइंट। बताओ भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे कब डिसकंटिन्यूअस होगी। ठीक है, कंसेप्ट पे अच्छा क्वेश्चन है आपका, कंसेप्ट पे अच्छा क्वेश्चन है, जरा लगाओ दिमाग और बताओ मुझे, बताओ भाई क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी देखो क्लोज लूप नहीं बनाती, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप नहीं बनाती, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है आपकी और खत्म हो जाती है, यहां से शुरू होती है यहां खत्म। तो आपका जहां भी कोई चार्ज आएगा वहां पे डिसकंटिन्यूटी आएगी, तो आपका पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए,
चार्ज आपका पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव, डिसकंटिन्यूटी होगी। मैग्नेटिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस नहीं होती, वो आपकी कंटिन्यूअस लूप बनाती है। ठीक है, अगला भाई ये कह रहा है कि इफ देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज इज इन यूनिवर्स, अगर पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक टाइप का चार्ज होगा तो क्या होगा? अगर मतलब आपका नेगेटिव होता ही नहीं, सिर्फ पॉजिटिव होता, या फिर आपका क्या होता, सिर्फ आपका क्या होता, सिर्फ नेगेटिव होता, पॉजिटिव नहीं होता, तो कभी भी क्या ई डॉट डी एस जो है जीरो के बराबर हो पाता? बताओ, हो जाता अगर चार्ज ही नहीं होता बॉडी पे। ठीक है, आपका ई डॉट डी एस क्या ई बाई क्यू के बराबर होता इफ द चार्ज आउटसाइड द सरफेस? नहीं भाई, ई डॉट डी एस कैन नॉट बी डिफाइंड। क्यों नहीं कर सकते भाई? आपका डिफाइन कर सकते, एक चार्ज होता तो क्या होता, ये भाई आपका गॉस लॉ जो है फॉलो होता, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर क्यू चार्ज आपका प्रेजेंट है इकलौता। तो ये भाई स्टेटमेंट इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रही, ऑप्शन से वैसे भी आपका आंसर निकल रहा है। अब भाई आपका अजर्शन रीजन, मैंने कहा ना ये वीडियो जैसे ही खत्म होगी ना आपकी वाह वाह हो जानी है, आपके बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना फर्स्ट चैप्टर को लेके। तो अजर्शन रीजन में आपको पता है कैसे करते हैं, देख लो। आपका ये दो अजर्शन रीजन पढ़नी होती है, दोनों ट्रू है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन और रीजन इसकी तो ए लगाते हैं, दोनों ट्रू हो एक्सप्लेनेशन गलत हो तो बी लगाते हैं, असर्शन ट्रू और रीजन गलत हो तो सी लगाते हैं, असर्शन गलत हो रीजन नहीं हो तो डी लगाते हैं। ठीक है, समझ गए? देखो ये कह रहा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डाइपोल का ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेशनरी मोशन होगा। बिल्कुल भाई, अभी तो एक क्वेश्चन भी कराया कि ऐसे फील्ड आपकी तो रोटेट भी करेगा, मूव भी करेगा, क्योंकि आपका नेट फोर्स जीरो नहीं है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन तो अलग है ही, तो टॉर्क भी लगेगा और फोर्स भी। बिल्कुल सही है। ये कह रहा है इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एज वेल एज टॉर्क। बिल्कुल भाई, यूनिफॉर्म होती तो फोर्स नहीं लगता, सिर्फ टॉर्क लगता। तो ये दोनों सही है, तो ये रीजन भी सही है, तो इसका आंसर आपका होगा ए। इस तरीके से आपको करना है। देखो ये कह रहा है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को काटती है। काटती है भाई? नहीं काट सकती, कांट क्रॉस ईच अदर। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज द सुपर इंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये सही बात है भाई कि एक पॉइंट पे जितनी फील्ड लग रही है तो रिजल्टेंट उनका इक्विवेलेंट होगी, ये सही है, लेकिन क्रॉस नहीं करेंगी। तो आपका इसका आंसर क्या होगा कि आपकी रीजन ठीक है, असर्शन गलत है। ऐसा आपका डी ऑप्शन में हो रहा था, देख लेना पीछे। The basic difference between magnetic line of force and electric line of force is electric line of force are discontinuous, magnetic continuous होती है। बिल्कुल, एक चार्ज आते ही इसके अंदर से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी क्या होती है, इसके अंदर नहीं होती। ठीक है, चार्ज के अंदर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखा होगा आपका, इसके अंदर भी होती है, ऐसे बाहर और अंदर भी होती है, कंटिन्यूअस होती है। मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ मैग्नेट बट नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ चार्ज बॉडी। तो दोनों सही है और ये रीजन भी इसकी सही दे रखी है इसने, तो ए इसका आंसर होगा। मामला सेट है, मामला एकदम गजब चल रहा है भाई, बिल्कुल गजब चल रहा है। ठीक है, यहां पे भी आपका कह रहा है व्हेन बॉडीज आर चार्ज थ्रू फ्रिक्शन, जब बॉडीज को फ्रिक्शन से चार्ज करते हैं तो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, नो चार्ज इज क्रिएटेड, नो चार्ज इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दो बॉडी को रब करते हैं तो क्या होता है, कई बार इलेक्ट्रॉन इधर छटक के चले जाते हैं या फिर इधर चले जाते हैं, तो चार्जेस का लेन देन ही तो हो रहा है, कुछ नया थोड़ी बना है। तो आपका ये बात सही है और ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर ए लगेंगे। क्या लगाएंगे आंसर? ए लगाएंगे। बोलो, आपको लग रहा है क्या आंसर ए? बोलो। ठीक है, ये कह रहा है इफ टू स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी देन देयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी इक्वल। दो स्फेरिकल कंडक्टर डिफरेंट रेडियाई के, बोलो एमसीक्यू कराया था कि नहीं? अब तो लग रहा है इंपॉर्टेंट ही कर रहे हैं। देखो क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में, तो कहीं ये रेडियाई पे डिपेंड कर रही है, नॉट डिपेंड अपॉन रेडियाई। तो यहाँ पे टोटल चार्ज अपॉन एरिया,
ये तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन कहाँ कर रहा है? एक्सप्लेन तो ये फॉर्मूला कर रहा है। तो आपका दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन गलत है। तो आपका क्या होना चाहिए? आंसर बी होना चाहिए। बोलो एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं सर। तो चलो भाई, ये आपका कह रहा है कि एक कैविटी है कंडक्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। बिल्कुल सही बात है। चार्जेस इन कंडक्टर रिसाइड ओनली एट सरफेस, दोनों है। एक्सप्लेन भी बढ़िया कर रहा है। बताओ इसमें भी कोई डाउट है क्या? कंडक्टर के याद रखना, कंडक्टर के इनसाइड आपकी फील्ड क्या होगी भाई? 0 होगी, क्योंकि अंदर चार्ज नहीं होता, सरफेस पे ही रिसाइड करता है। ठीक है, देखो केस स्टडी भी लेके आया हूं आपके लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फटाफट से पोज करके पहले केस स्टडी पढ़ो। देखो फैराडे केज के बारे में बताया है, पढ़ो पहले। पढ़ ली? अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड टू मेक अ फैराडे केज। तो भाई फैराडे केज किसकी होती है? कंडक्टर की होती है। अभी पैसेज पढ़ा ना आपने, किसकी होती है? कंडक्टर की। इनमें कंडक्टर क्या है? नो नो नो, कॉपर इज द ओनली आंसर। अगला देखो, फैराडे केज का रियल लाइफ एग्जांपल बचपन में सुना है ना, वो साइंस वाले उसमें वो भी आते थे आपके प्रोग्राम्स, उनमें कि कार में बैठ जाओ, बिजली चमक रही है तो नहीं लगेगी, क्योंकि कार आपकी ऐसे होती है, उसमें सीट आप यहाँ बैठे हो, पैर ऊपर करके बैठ जाओ। ठीक है, मेटलिक उससे टच मत करना। तो आपका ये किसकी तरह काम करेगी? फैराडे केज की तरह, क्योंकि ये एक वो है आपकी कंडक्टर है, तो कार काम करेगी। प्लास्टिक का डब्बा है ही नहीं कंडक्टर। मेटल रोड कैसे भाई? ये आपकी इसमें होलो कैविटी है ही नहीं। लाइट रिंग रोड में भी होलो कैविटी नहीं है। What is the electric force inside a Faraday cage when it struck by lightning? कह रहा है फैराडे केज पे क्या गिर गई? लाइटनिंग। तो अंदर फोर्स क्या होगा? भाई अंदर फोर्स होगा ही नहीं, तभी तो वो फैराडे केज है। 0 होगा, 0। तभी तो अंदर बचोगे जब फोर्स नहीं होगा, है ना? बिल्कुल, अंदर आपका फोर्स जाएगा ही नहीं, अंदर चार्ज ही नहीं है, चार्ज 0 है इनसाइड। ठीक है, ये भाई आइसोलेटेड चार्ज है प्लस क्यू, उसको इनसाइड ऑफ फैराडे केज रख दिया, तो सरफेस पे कितना चार्ज होना चाहिए? याद रख लो भाई, चाहे कंडक्टर हो या फैराडे केज हो आपका, ये फैराडे केज अगर इसके इनसाइड कुछ चार्ज रखा आपने, मान लो प्लस क्यू, और ये आइसोलेटेड है, तो इसके इक्विवेलेंट यहाँ पे चार्ज जनरेट हो जाएगा अंदर माइनस क्यू। अंदर माइनस क्यू आपका जनरेट हो जाएगा, क्योंकि आपका ओवरऑल क्या रखोगे? 0। ये प्लस क्यू रखा है, तो इसके सरफेस पे कितना हो जाएगा? माइनस क्यू आपका चार्ज क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस क्यू को काटने के लिए माइनस क्यू यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, तो आपका क्या हो गया? माइनस क्यू। अब देखो यहां पे अगर ये बिल्कुल कट होता, फैराडे केज आपकी, ठीक है, तो ये आपका बाद में ये अर्थिंग होती है। तो देखो अब क्या होता है, मैं पूरा केस समझा देता हूं इस वाले क्वेश्चन का, आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगर ये सिर्फ एक कंडक्टर होता, अंदर मैंने प्लस क्यू रखा होता, तो यहां आ जाता आपका माइनस क्यू और बाहर वाले पे प्लस क्यू, क्योंकि कोई सोर्स नहीं है इस प्लस क्यू का जाने के लिए। लेकिन फैराडे केज मान लो अर्थ वगैरह से कनेक्टेड होती है, तो आपका क्या होता है, जो बाहर वाला प्लस क्यू था ये भाग जाता है अर्थ में, तो माइनस क्यू जनरेट हो जाता है सरफेस पे। समझ गए ना? तो माइनस क्यू आंसर आएगा। सिर्फ कंडक्टर होता तो ये प्लस क्यू रहेगा, क्योंकि ओवरऑल आपका चार्ज तो कंजर्व रहना चाहिए। ठीक है, तो भाई ये थे आपके पूरे एमसीक्यू। 60+ एमसीक्यू करवाए हैं एक वीडियो में। इसके अलावा आपका फर्स्ट चैप्टर कुछ नहीं बचेगा। एक बार थ्योरी पढ़ लेना और ये एमसीक्यू कर लेना, कुछ नहीं बचेगा भाई साहब, कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इतनी आपकी जबरदस्त वीडियो है ये, तो इसको फटाफट से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। अब कुछ पूछेंगे कलर ऐसे क्यों लिए, लाइक कर दो, नीला हो जाना चाहिए, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब अगर अभी तक लाल है तो उसको फटाफट से काला कर दो दबा के, और शेयर कर दो वीडियो को दबा के। इतनी खतरनाक वीडियो है, अगर आप चाहते हो ऐसी खतरनाक वीडियो बाकी चैप्टर्स के लिए भी आए, तो वीडियो शेयर हो जानी चाहिए, मुझे रिस्पॉन्स दिखना चाहिए। कमेंट में बता दो वीडियो कैसी लगी। तो ऐसे ही पढ़ते रहो और पेपर में फोड़ दो। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। थैंक यू।